नैब हुकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नैब हुकाम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज का रद्द अमल। ट्विटर पर अपने पैगामात में कहा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी में उन लोगों का हाथ जो नवाज और शहबाज के दरमियान दरारें डालना चाहते हैं। भाई के खिलाफ खड़े होने के बजाय शहबाज ने जेल सलाखों के पीछे खड़े होने को तरजीह दी। शहबाज शरीफ आपको सलाम। मरियम नवाज ने मजीद ट्वीट करते हुए कहा कि आप शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके भी अपने झूठे और जाली मैंडेट को नहीं बचा सकेंगे। कौम मुफाहमत के लिए अफगानिस्तान की आला कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला 3 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। कौम मुफाहमत के लिए आला कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। डॉक्टर अब्दुल्ला दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और सदर मुमलिकत से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे से अफगान अमन अमल का जायजा लेने के लिए वसी उमूर पर तबादला ख्याल के मौके मुयस्सर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक अफगानों को अमन और सुकून नसीब नहीं होगा, पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में जोग्राफिया, सकाफत और रिश्तों से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का उज्जत में इनखला गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सदके असर ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत और अफगान अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक तय पाने वाले अमन अमल की मुकम्मल हिमायत करता है। उन्होंने कहा पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के बेहतरीन मफाद में है। उन्होंने मजीद कहा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम कतई नजर नस्ल और जुबान एक दूसरे के साथ लाजवाब सकाफती, मजहबी और तारीखी रिश्ते में बंधे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को निगोर्नो काराबाह के खित्ते में अबतर सूरत हाल के हवाले से तशवीश है। आज़रबाईजान के देहातों तरतर, आगदाम, फिजोली और जिब्रियाल में सिविल आबादी पर आर्मीनिया की फौज की फायरिंग इंतहाई बदकिस्मती है। आर्मीना को मजीद तसादुम से बचाने के लिए फौजी कार्रवाई रोकनी चाहिए। पाकिस्तान बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसके दिफा के हक की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। काबीना सियासी, मौशी और कौमी सलामती के मामलात पर गौर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर काबीना इजलास में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नजर काबीना में रखेंगे। वफाकी काबीना 16 निकाती एजेंडे पर गौर भी करेगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि डायलिसिस मशीनें समेत तिब्बी आलात अब पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल जोन में 200 एकड़ रकबे पर मेडिकल आलात बनाने का जोन कायम किया गया है, जिनमें डायलिसिस और एक्सरे मशीनें, दिल की बंद शरियाने खोलने के लिए स्टंट, कनोला, सिरिंज और निडल्स शामिल हैं। कोरोना ने शहर इक़्तिदार में पंजे गाड़ लिए। वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी स्कूल और कॉलेज में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद उनको सील किया गया। बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर नमल यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों इदारों में डिसइंफेक्शन और टेस्टिंग का अमल भी शुरू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि जब अपोजिशन इस्तीफे देगी तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगी और वज़ीर-ए-आज़म का भी नया इलेक्शन होगा। जिसने भी 3 माशाअल्लाह के बाद चौथे माशाअल्लाह का सोचा तो वो मुल्क का दुश्मन होगा। बचा खुचा पाकिस्तान चौथे माशाअल्लाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सऊदी अरब का कौमी दिन सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी खूब जोश और जज्बे से मनाया और सऊदी भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया।
तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब के दौरान पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों का न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो नाज़िम मोदी और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को न सिर्फ मकबूजा आबादी बल्कि पूरे भारत में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। और भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कब्जे और मंदिर की तामीर के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुकामी अदालत में मक्का की तारीखी शाही ईदगाह मस्जिद को भी श्री कृष्णा की जन्मभूमि करार देकर मंदिर बनाने के लिए 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकियत का दावा दायर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आकाशा यासीन और मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर ऐवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नायब हुकाम ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए, जहां जस्टिस सरदार नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस दौरान शहबाज शरीफ की तरफ से बोलने की इजाजत मांगने पर जज ने कहा कि अभी बुकला दलाइल दे रहे हैं, अगर कोई बात रह जाए तो आप अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद नायब हुक्काम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ की अदालत में पेशी के मौका पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद थी, जबकि इस मौका पर कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बौखलाए इमरान खान ऊंचे हथकंडों पर उतर आए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए अपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। उन्होंने मुतालबा किया वफाकी हुकूमत फिलफोर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को रिहा करे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करे। मफरूद डिक्टेटर जिस पर संगीन इल्जामात हैं उसने कोई नोटिस भेजा जाता है और न गिरफ्तार किया जाता है। नैब की जानिब से अपोजिशन की सियासतदानों को निशाना बनाने से अवामी मुज़ाहमत का रास्ता नहीं रुक सकता। हुकूमत ने जो करना है कर ले, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सफर नहीं रुकेगा।
अफगानिस्तान की आला सतह मुफाहमती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला की वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में अफगान अमल बैनुल अफगान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजारत खारजा में होने वाली मुलाकात में अफगान आला सतह मुफाहमती कौंसिल के मरकजी अहदेदारान भी मौजूद थे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन अफगान आला सतह मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान और वजारत खारजा आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबेन गहरे तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। हम अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। वज़ीर खारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि अफगान मसले का हल ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ता नजर को सराह रही है। अमरीका, तालिबान, अमन मुआहिदा और बादशाह दोहा में बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का इनेकाद वो तारीखी और नादिर मौक़े हैं जिनसे अफगानिस्तान में देर पक़याम अमन के लिए उम्मीद की शम्मा रोशन हुई है। अफगान क़यादत को इन नादिर मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए अफगान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए संजीदा काविशें करनी होंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें अफगान अमन अमल के हवाले से जारी काविशों के दौरान शरपसंद अनासिर पर भी नजर रखना होगी जो इस खित्ते में अमन और इस्तेकाम को शर्मिंदा ताबीर होता नहीं देखना चाहते। चेयरमैन अफगान आला सतह मुफाहमती कौंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला ने अफगान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली मुखलिसाना मुसालिहाना काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डेनियल कत्ल केस के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। समाअत के दौरान जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि वाक़याती शवाहिद की तमाम कड़ियों का आपस में मिलना लाजमी है। मफरूजों पर बरियत के फैसले को कदम करार नहीं देंगे। समाअत की मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान मुगल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अमरीकी सहाफ़ी जो था उससे मुतल्लिक जो वो केस की समाअत हुई और अदालत में तमाम तर जो तफसीलात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो तलब की हैं और ये तफसीलात जो वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो वो पेश भी की गई हैं। और इसमें जो वो डेनियल पर कत्ल केस की जो ये एक अहम समाअत थी और इसकी जो वो 3 रुकनी बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का उसने जो वो समाअत की और उसमें जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि समाअत से पहले आपको 2 बातें जो वो हमें बताना चाहिए थी। और मरकजी मुल्ज़िम उमर शेख को किसने देखा और कहाँ पहचाना, जबकि वकील सिंध हुकूमत जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वो पेश हुई और उन्होंने कहा कि शनाख्त में टैक्सी ड्राइवर ने उमर शेख को जो वो पहचाना था। और 3 रुकनी जो बैंक था उसकी जानिब से जो वो आज इस केस की जो वो समाअत के जो वो की गई और इस हवाले से जो वो फारूक नाइक जो वो भी अदालत के अंदर पेश हुए और उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2002 को जो वो एक मेल जो वो की गई थी और मजीद जो वो तमाम तर जो दस्तावेजात थी वो भी अदालत के अंदर जो वो पेश की गई और दलाइल जो वो भी मुकम्मल किए गए और उसके साथ ही जो वो कुछ देर के लिए समाअत में जो वो वक्फा किया गया था, जिसके बाद जो वो 3 रुकनी बेंच ने जो वो दोबारा समाअत की और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जी बहुत शुक्रिया उस्मान तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया जिसमें सियासी, मुआशी और कौमी सलामती के मामलात पर गौर किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर बात भी होगी। इजलास में अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नजर को काबीना में रखा जाएगा। इजलास में काबीना की कमेटी बराए तवानाई के 24 सितंबर के फैसलों की तौसीक की जाएगी और वजारत खजाना, वफाकी काबीना और कर्जों और डेबिट सर्विसिंग पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर काबीना इजलास में पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग देंगे। FIA शेड्यूल ऑफेंसेस में नए जराइम के इंदराज की मंजूरी दी जाएगी और वफाकी काबीना को अफगानिस्तान के लिए वीजा पॉलिसी में तब्दीली पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को अरसा में टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के मंसूबे को सबोताज करने पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान तिब्बी अमले से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त ये चलते हैं। सफाई ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह आप एक रोल मॉडल बनेंगे बाकी भी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, क्योंकि हमारी मुल्क जैसे इवॉल्व हुआ, हम तो पहली जनरेशन है पाकिस्तानियों की जो हमारे वालिदैन तो एक ग़ुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, तो जो हमने शुरू में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे उनकी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड थी। हम सब, मैं, मेरी बहनें, हम सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैदा हुए थे और कभी भी किसी को कुछ होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, तो प्राइवेट हॉस्पिटल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 60s, लेट 60s में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल शुरू हुए पाकिस्तान में
اس سے پہلے سب گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے. اس سے پہلے تو ہمارے جو سربراہ بھی تھے وہ لنڈن میں اپنا علاج نہیں کرواتے تھے, ان کا علاج پاکستان میں ہوتا تھا. بدقسمتی سے ایک بہت بڑا 70s کے بعد تباہی مچی پاکستان میں. جو نیشنلائزیشن ہوئی اس نے یونیورسٹیز کا, اسکولز کا, ہاسپٹلز کا سارا سٹینڈرڈز ہمارے نیچے آنے شروع ہوئے, اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. دیکھیں کوئی بھی ادارہ, اور ڈین صاحب آپ کے لیے بھی اور برکی صاحب آپ کے لیے بھی, کوئی بھی ادارہ جس کے اندر سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ سارا جو سوویت یونین اتنا بڑی دنیا کی سپر پاور تھی, وہ پیچھے اس لیے رہ گئی کہ وہاں یہ سزا جزا کا قانون ختم ہو گیا, اور وہ سب کچھ گورنمنٹ سروسز تھی. اور گورنمنٹ سروسز کے اندر بھی کئی ملکوں نے, مثلا چائنا کے اندر انہوں نے بڑا زبردست قانون بنایا ہوا ہے. وہاں میریٹوکریسی کا اتنا زبردست سسٹم ہے چائنا میں کہ وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو میریٹوکریسی کا مطلب ہی یہ جو ڈین صاحب آپ نے بات کی تھی پروفیشنلزم کی, پروفیشنلزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے, جو کام زیادہ کرتا ہے, جو قابل زیادہ ہوتا ہے, وہ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم کیا ایوالو ہوا, جو سینئر ہے وہی اوپر جاتا تھا. اب سینئر اچھا یا برا ہے اس کو پروموشن, پے رائزز ملتی ہیں تنخواہ میں. جب آپ کو ہر سال پے رائز ملتی ہے, وہ سب کو ایک ہی جتنی پے رائز مل جاتی ہے. تو جب آپ ایک انسینٹیوز ہی نہیں دیں گے ایک سسٹم کے اندر محنت کو, قابلیت کو, تو وہ سسٹم تو کوئی بھی دنیا میں نہیں چل سکتا. اس لیے ہمارا جو 1970s کے بعد جو ہمارے سارے سسٹمز تھے, ہماری آپ واٹر شیڈ دیکھ لیں 70s میں, اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی, پاکستان کی ڈگری دنیا میں مانی جاتی تھی. پاکستان کے ڈاکٹرز یہاں سے کوالیفائی کرتے تھے, دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہماری ساری ڈگریز بھی نہیں مانی گئی, ہماری انسٹیٹیوشنز بھی نیچے جانی شروع ہو گئی. اور آج جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں, جو MTI کی بات کر رہے ہیں, ہاسپٹل ریفارمز کی, سارا مقصد ہی یہ ہے کہ واپس اس سزا اور جزا قانون پہ جائیں, قابلیت کو ریوارڈ کریں. جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملے, اس کو الاؤنس, اس کو بونسز ملیں, اس کو پے رائز ملے. اور جو کام نہیں کرتا اس کو پہلے وارننگ ملے, ڈیموشن ملے, پھر نکال دیا جائے. تو یہ تو اگر یہ سسٹم نہیں ہے, کوئی دنیا کے اندر سسٹم کام نہیں کر سکتا. آج تک اللہ نے بھی سزا اور جزا کا قانون اس لیے دیا ہوا کہ ہمیں محنت کریں, ہم اچھے انسان بنیں. اللہ نے بھی انسینٹیو دیا ہوا ہے, نہیں تو کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ اگر کسی میں فرق ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں محنت کرے. تو ہمارا یہ جو ریزسٹنس آتی ہے کئی دفعہ MTI ریفارمز کی, میں وہ سارے لوگوں کو یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں. کئی میں سوچتا ہوں کہ ڈاکٹرز اس کے خلاف ہیں. کیسے آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز اچھے بنیں؟ کیا یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں صرف غریب آدمی آئے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے دے کے آدمی جائے؟ جس معاشرے میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو نام ایک معاشرہ موقع دیتا ہے اوپر آنے کا تعلیم میں, نہ اس کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں, علاج اس کا بری ہاسپٹل میں وہ ہوتا ہے جو کہ ایک عام انسان سے بھی نیچے سب سٹینڈرڈ علاج ہوتا ہے, گندے کمرے ہوتے ہیں, ان کے بیماریاں بیچارے انفیکشنز لگ جاتی ہیں ہاسپٹلز میں جا کے. تو وہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے وہ کبھی پروگریس نہیں کرتا. چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کا میں نے سسٹم دیکھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, اس کے اندر اتنی زبردست میریٹوکریسی ہے. انہوں نے جو میرٹ کا سسٹم لیا ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ چائنا کو ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اب کون روکے گا اس کے پروگریس کو. ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی یہ سبق ہے. ہمیں اپنی انسٹیٹیوشنز کو, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو, ان سب میں میریٹوکریسی لے کے آنی ہے. اور ہم نے اپنے جو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک انسان آتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی انشاءاللہ انسان آتا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر فرق نہ کیا جائے
शौकत खानम के अंदर जो पहले दिन, अभी भी मेरी वो स्टेटमेंट है, जब आज से 26 साल पहले हॉस्पिटल खुला तो पहली चीज़ मैंने उनको कही थी, हमारी विजन ये है कि चाहे जो एक इंसान आएगा, चाहे उसके कपड़े फटे हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे जो भी हो, उसके अंदर फ़र्क नहीं किया जाएगा। और ये हमारे लिए शुरू में बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हमारे एक कल्चर इवॉल्व हो गया था कि जो बेचारा पैसे नहीं देता तो उसको और तरह ट्रीट करते थे, जो पैसे देता उसको और तरह करते थे। हमने अपने हॉस्पिटल में फिर ये किया कि हमने डॉक्टर्स नर्सेज को पता ही नहीं चलने दिया पैसे कौन देता है और मुफ्त कौन आता है, ताकि फ़र्क ना कर सके इंसानों में। और इंशाअल्लाह जो आपका ये लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में ये जो नया ब्लॉक है, इससे एक नई सोच आनी चाहिए। जो भी हॉस्पिटल में आएगा उसके अंदर आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि जब एक मरीज़ को जो तकलीफ़ में आता है, उससे आपके सिर्फ जब रवैया ठीक होता है, आधा तो वही रिलैक्स कर जाता है। वो जब वो देखता है कि उसको इंसानियत, एक निज़ाम मिल रहा है, एक ह्यूमेन सिस्टम मिल रहा है, तो उसकी आधी बीमारी तो वो रिलैक्स कर जाता है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको, बरकी साहब, आपको भी, डीन साहब, आप दोनों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपने इनग्रेन करना है। हमें शुरू में मसले थे, फिर हमने रिफ्रेशर कोर्सेज किए अपने स्टाफ के, बार बार उनको समझाया, और आज ये मेरा, क्योंकि अल्लाह में ईमान है, ये मेरा यकीन है कि वो हॉस्पिटल एक मौजज़ा है। शौकत खानम और ये भी कि कोई भी इसकी मिसाल नहीं है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जो खसारा करे, कोई 12-13 अरब रुपए का हर साल, 12-13 अरब का खसारा करे और कौम उससे ज़्यादा पैसे दे दे अगले साल, इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये अल्लाह की बरकत आती है। जब एक इंस्टीट्यूशन में इंसानियत होती है, उसमें अल्लाह की बरकत आती है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये नया कल्चर यहाँ से शुरू हो, LRH से, और वो सारे KP के हॉस्पिटल से फिर सारे पाकिस्तान में जाए। देखें, लोग जो रोल मॉडल्स होते हैं वो कम होते हैं। सारी पब्लिक रोल मॉडल्स नहीं होती, रोल मॉडल कम होते हैं। उनको देख के फिर एक पूरे माशरे के अंदर चेंज आती है। उसी तरह आपने इसको LRH को, क्योंकि ज़बरदस्त हॉस्पिटल बना है, पहले तो इसकी सफाई नया खुला है, आपने इसको बिल्कुल साफ़ रखना है। चैलेंज ये नहीं कि आज कैसा है, चैलेंज ये है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद कैसा है। और आपने अगर वो रखेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है पाकिस्तानियों का, जिस वक्त अब पाकिस्तानियों को क्वालिटी देते हैं, ये कौम फिर उसको पूरी तरह बैक करती है, अप्रिशिएट करती है। हमारी आज नमल यूनिवर्सिटी 90% स्कॉलरशिप्स हैं। आम घरानों के बच्चे आके क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं, जो वहाँ से निकलता है उसको अच्छी अच्छी नौकरियाँ मिलती हैं, उसको हमारी डोनेशन ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं, और उन डोनेशंस पे माशाल्लाह अब ये पूरी एक नॉलेज सिटी बनने जा रही है। तो उसी तरह LRH को भी जैसी जैसी लोगों को कॉन्फिडेंस होता जाएगा, अब हमने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है। हेल्थ कार्ड का मतलब ये है कि कॉम्पिटिशन्स हो जाएगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। आप क्योंकि जिधर भी मरीज़ के पास, आम आपके शहरी के पास हेल्थ कार्ड होगा, वो कहीं भी जा सकता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी जा सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकता है। तो आपके ऊपर कंपटीशन होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा मरीज़ों को। पहले तो सिर्फ गरीब आदमी आता था, कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को अपने आप को पुश करने की, और अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी के पास अब हेल्थ कार्ड होगा और उसके पास चॉइस होगी, जो उसको अच्छा इलाज मिलेगा वो उधर जाएगा। और ये फिर ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए, इनके लिए बड़ा एक कंपटीशन होगी। मैं फिर से आप सबको मुबारक देता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये क्वालिटी आपकी देख के। शुक्रिया। पेशावर से बराह रास्त आपको दिखा रहे थे वजीर आजम इमरान खान लेडी रीडिंग अस्पताल में डॉक्टर्स और तिबी अमले से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, सरकारी अस्पताल का मयार देखकर खुशी हुई, जजा और सजा के निजाम के बगैर कोई दावा कामयाब नहीं हो सकता। चीन ने मेरिट की बुनियाद पर पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। मेरिट के बगैर दुनिया का कोई निजाम नहीं चल सकता। 70 की दहाई के तमाम इदारे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान की मेडिकल डिग्री पूरी दुनिया में मानी जाती थी।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहर काज समेत सिंध भर में 7 माह की तवील बंदिश के बाद तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल हो गई हैं। प्री प्राइमरी से मिडिल क्लासेस के तुलबा भी वालिदैन के हमरा फेस मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। तवील छुट्टियों के बाद स्कूल आने पर चंद बच्चे इंतहाई खुश तो चंद अफसरदा दिखाई दिए। क्लासों में बच्चों की हाजिरी 30 से 40% रही है। सिंध भर में तदरीसी अमल के दूसरे और तीसरे मरहले का आगाज हो गया। कोरोना वबा के पेश नजर तवील बंदिश के बाद कराची समेत सूबे भर में निजी सरकारी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए। स्कूल इंतजामिया की जानिब से स्कूलों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए भरपूर इंतजाम किए गए। स्कूलों में दाखिल होने से कबल स्टूडेंट्स, असातिज़ा और दीगर अमले का थर्मल गन से दर्जा हरारत भी चेक किया गया। हाथों को सैनिटाइज किया गया, जबकि फेस मास्क पहनने के बाद स्कूल में दाखिल होने की इजाजत दी गई। स्कूल की क्लासों में समाजी फासला बरकरार रखने के समय सफाई सुथराई का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया। कुर्सी, मेज और फर्श को जरासीम का स्प्रे करके डिसइंफेक्ट किया गया। असातिज़ा का कहना था स्टूडेंट से स्कूल में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने समेत उन्हें SOPs के हवाले से आगाही भी फराहम की जा रही है, जबकि वालिदैन को भी खास तौर पर हिदायत की गई है कि बच्चों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के हवाले से आगाही फराहम करते रहें। जिन स्टूडेंट्स और अमले को बुखार है, इनको वापस घर भेजा जा रहा है। और दूसरी जानिब सिंध में तालीमी इदारों को खोल दिया गया, लेकिन कुछ स्कूलों में अब भी बारिश का पानी खड़ा है। निकासी का कोई निजाम नहीं। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा JNN न्यूज़ इजाज मिंगल से। जी इजाज, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध महकमा तालीम के ऐलान के बाद ज़िले भर के तमाम तर स्कूल खुल गए हैं, लेकिन ज़िले और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली के बायस तमाम स्कूलों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तलबा से हमारी बात हुई, उनका कहना है आज हम पहले दिन स्कूल आए हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में गंदगी के ढेर और बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है जल्द से जल्द स्कूलों से बारिश का पानी अखराज किया जाए ताकि वो मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया इजाज मिंगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि लाड़काना के तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। तुलबा कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से फासले पर बैठते हैं, मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा JNN बख्तियार बुगटी से। जी बख्तियार, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाड़काना का सबसे बड़ा जो है पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है और यहाँ पर सैनिटाइज़र भी बच्चों को किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 7,500 बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम है, लेकिन इस वक्त 3 शिफ्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्तलिफ शिफ्टों पर बच्चों को एक बेंच पर एक बच्चे को यहाँ पर जो है बिठाया जा रहा है, उसको तालीम दी जा रही है। मैं आपको बताऊँ कि आज जो है 6ठी से जब के जो तलबा हैं वो स्कूल चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मुताबिक आज से स्कूल मुकम्मल खोल दिए गए हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। वालिदैन खुश नज़र आ रहे हैं, वालिदैन खुश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं, वो स्कूल में आ रहे हैं। और ज़्यादातर मैं दावा से कहता हूँ आपको कि यहाँ से सिंध का सबसे बड़ा स्कूल है, मगर आप देखेंगे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे मास्क नहीं होगा। हमने मास्क कंपलसरी कर दिया है, गेट पे सैनिटाइज़र मौजूद है और वो टेम्परेचर गन मौजूद है। मैं आपको बताऊं कि पायलट हाई स्कूल सिंध में सबसे बड़ा हाई स्कूल है। यहाँ पर जो है 7,500 के करीब जो है बच्चे ज़ेर तालीम हैं और इस वक्त जो है तकरीबन 2-2,500 बच्चे जो है वो इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो प्रिंसिपल हैं पायलट हाई सेकेंडरी स्कूल के, तो उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर 3 शिफ्ट हमने लगाए हैं। वक्तन जो है बच्चों को यहाँ पर तालीम दी जा रही है और यहाँ पर सैनिटाइज़र और हैंड वाश समेत दीगर जो सहूलियात हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि बच्चों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे और कोरोना वायरस से भी वो महफूज रह सके। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार तफसीलात से आगाह करने। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आएंगे कि जो वहाँ वायलेंस है, जो तशद्दुद है, उसमें कमी वाक़ई हो और न सिर्फ कमी हो बल्कि वो सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़े और दोनों फरीक
इसी कमरे में आज जहां मेरी डॉक्टर अब्दुल्ला से बात हो रही थी, इसी कमरे में तालिबान के पॉलिटिकल कमीशन से मुज़ाकरात हुए और उनसे भी मेरा यही पैगाम था कि आइए आगे बढ़ें। ये आपका मुल्क है और इस मुल्क का, अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला आपने करना है, हम नहीं कर सकते। हम दुआगो हैं, हम मददगार हैं, हम सहूलतकार हैं, फैसले आपने करने हैं। इंशाल्लाह हमें आप अपने साथ पाएंगे। जब अफगानिस्तान में अमन होगा तो नए रास्ते खुलेंगे, रीजनल कनेक्टिविटी के रास्ते खुलेंगे, बायलैटरल ट्रेड के रास्ते खुलेंगे। और आज हमने तय किया है कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में रज़ाक दाऊद साहब जो हमारे एडवाइज़र हैं कॉमर्स के, वो काबुल जाएंगे और वहाँ जो हमारी दो तरफा तजारत है और जो रीजनल कनेक्टिविटी के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। अभी 31 अगस्त को फॉरेन सेक्रेटरी तशरीफ ले गए थे और जो हमारा एपेप्स का दूसरा राउंड है उसकी मीटिंग मुकम्मल हुई है। एक माहौल बन रहा है, एक साजगार माहौल बन रहा है और इस माहौल के अंदर डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान का ये विज़िट मेरी नज़र में अहमियत रखता है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि हम आगे बढ़ें और अफ़गानिस्तान के साथ एक देरपा ताल्लुकात की बुनियाद रखें। खारजा शाह महमूद बराह रात इस्लामाबाद से आपको दिखा रहे थे, जहां शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पीटीआई के मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध में बारिश से मुतासरा इलाके उमरकोट का दौरा किया और एक माह पहले होने वाली बारिशों से नुकसानात का जायजा भी लिया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि एक माह से ज्यादा का अरसा हो गया है, सिंध हुकूमत दावे तो करती है लेकिन काम जीरो है। अभी भी हजारों खानदान सड़कों पर हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से नुकसानात का इजाला नहीं किया गया है और लोग बरसात का गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत से जारी होने वाला फंड विडेरों को मिल रहा है, जबकि बारिश से नुकसान गरीब आवाम का हुआ है। सऊदी अरब का कौमी दिन सऊदी भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से जद्दा में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी खूब जोश और जज्बे से मनाया। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से मुनाकिदा तकरीब की सदारत सदर टाइगर फोर्स सदर अंजुम इकबाल ने की और तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सऊदी सहाफ़ी और फिल्म मेकर शायरा सुमेरा अजीज पर थी, जबकि निजामत के फराज मलिक अमजद इकबाल ने अदा किए। जाजी मेहमानों में इरम रोमी, मिसिज मारिया, मैडम फिजा खान शामिल थी। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की खिदमात को एतराफ़ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। सायमा तारिक ने दिलचस्प को इस प्रोग्राम के जरिए तमाम हाजरीन में इनामात भी तकसीम किए। मारूफ सिंगर्स सैयद वसाम और अकीला की मिली नगमों ने शुरा के दिल जीत लिए। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया और मारूफ पाकिस्तानी नजात सऊदी सहाफ़ी इब्राहिम ने कामयाब प्रोग्राम करवाने पर टाइगर फोर्स और तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी और शुक्रिया भी अदा किया। मजारी मोटरवे पर ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। पुलिस अफसरान ने आग बुझाने वाले 17 आलात के साथ मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। ऑयल टैंकर को महफूज कर लिया। आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ऑयल टैंकर को ड्राइवर ने सड़क किनारे रोक कर खड़ा कर दिया और ड्राइवर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया कि अचानक आग भड़क उठी। ताहम इतला मिलने के फौरन बाद मोटरवे पुलिस की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। तर्जुमान के मुताबिक अगर पुलिस की टीम बर वक्त ना पहुंचती तो आग मजीद फैल सकती थी और जानी नुकसान का सबब भी बन सकती थी। सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी के नाक के नीचे शहर की बहुत बड़ी गैर कानूनी मोटरसाइकिल पार्किंग शहर की ट्रैफिक की रवानी को बुरी तरह मुतासर कर रही है। डीएचके अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस में कई मरीज जान की बाजी हार गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हदनान हैदर बरी लियाकत रोड पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी हैदर, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस के एरिए लियाकत रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की पार्किंग की एक बहुत बड़ी यलगार बनी हुई है। बाज़ मकामात पे इन मोटरसाइकिल सवारों से या जो लोग यहाँ पे आके मोटर बाइक पार करते हैं, इनसे बाज़ जगहों पे तो पैसे भी लिए जा रहे हैं, लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस की गफलत और नाअहली की वजह से सैकड़ों मीटर, सैकड़ों फुट दूर दुकानों से तकरीबन कुछ 70 फुट के
करीब यहाँ पे मोटरसाइकिलों की पार्किंग बनी हुई है। इससे मुलेका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर जाने वाली या वहाँ से आने वाली जो एम्बुलेंसेज हैं उन पे जो अंदर मरीज़ होते हैं, जो उनके लवाकिन होते हैं, वो शदीद कर्ब से मुब्तला होते हैं। कई लोगों की यहाँ पे पार्किंग की वजह से, रश होने की वजह से बहुत से ऐसे लोग अपनी जान की बाजी भी हार चुके हैं। एम्बुलेंसेस चीखती रहती हैं लेकिन किसी किस्म का ट्रैफिक पुलिस के अमले समेत एम्बुलेंस की चीख चहाड़ पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस वक्त कि एक बहुत बड़ी सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मोटर बाइक खड़े हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, दीगर लोग जो खड़े हैं अपनी रेडियाँ सजा के सारे मामलात करके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस के अमले का जो कंट्रोल है वो मुकम्मल तौर पर नहीं है, क्योंकि अगर उनका कंट्रोल होता तो यहाँ पे इतनी बड़ी पार्किंग ना होती। और ख़ासकर जो इस वक्त सैकड़ों फुट के करीब, जो सैकड़ों फुट इस वक्त 200 से ज़ायद जो लंबा रोड है, इस दोनों रोडों की जानिब इस वक्त बहुत बड़ी पार्किंग बन चुकी है। जबकि बीच में जो DHQ अस्पताल या दीगर मुल्का बाज़ारों में जाने वाले जो रोड हैं वो तकरीबन 10 से 12 फुट जो वो रोड है। तो इसलिए ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी ऐसा तरीके से सरअंजाम दें। जी बहुत शुक्रिया हैदर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का मैपको सर्कल एक्सीन अब्दुल रऊफ संघेड़ा की बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 231 FIR दर्ज की गई और सर्कल में 7 नए फीडर्स भी बनाए जा रहे हैं। इस पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे उमर हयात से। जी उमर, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी, मैं मैपको सर्कल ऑफिस कहरोड़ पक्का में मौजूद हूँ। कहरोड़ पक्का में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वहीं पर आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए नए फीडर्स भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्शन मैपको सर्कल कहरोड़ पक्का अब्दुल रऊफ संघेड़ा के साथ। जी सर, बताइए बिजली चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ जारी हैं? जनाब, ये मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने मुख्तलिफ टीमें बनाई हुई हैं जो बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किए हुए हैं। रात की भी नाइट चेकिंग भी हो रही है। इस सिलसिले में हमने 231 FIR लाज करवाई हैं, जिसमें से ट्यूबवेल कनेक्शन भी हैं, प्लाजाज भी हैं, होटल भी हैं, कमर्शियल सेंटर भी हैं। उनको हमने पकड़ के उनसे 2 करोड़ की अमाउंट हमने रिकवर की है। इसके साथ साथ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए और नंबर ऑफ़ कनेक्शन बढ़ने से हमने एक सब डिवीजन नई क्रिएट कर दी है अमीरपुर स्टेशन के नाम से, वो जल्द ही फाल हो जाएगी। साथ ही ओवरलोडिंग ख़त्म करने के लिए हमने 7 नए फीडर तैयार किए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को वोल्टेज जो है ना अच्छे तरीके से कंज्यूमर एंड पे जो है ना हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोगों के AC भी चलें और उनके पंखे भी, हर चीज़ उनको फैसिलिटेट किया जाए। जी, अब्दुल रऊफ संघेड़ा का कहना है कि 231 FIR दर्ज हो चुकी हैं, 800 पोल भी लगाए जा चुके हैं, 7 नए फीडर्स भी लगाए जा चुके हैं। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात, तफसीलात से आगाह करने के लिए। इस्लामाबाद में वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सख्ती आई, उसके बावजूद हमने गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट है उसमें रिकॉर्ड इजाफा किया। न सिर्फ और जगहों पे कमी हुई, कटौती हुई, लेकिन ये एक ऐसा खिता है जिसमें कि कोई कटौती नहीं हुई है और बल्कि तकरीबन पिछले 44% ज़्यादा बजट दिए गए। इससे हम समझते हैं कि जितनी वो इस इलाके की अहमियत है, तो उस सिलसिले में हम आज आपके सामने पेश हुए हैं कि आपकी वसातत से आवाम को हम बता सकें कि जो गिलगित बल्तिस्तान है उसके इलेक्शंस जो आने वाले हैं उसके सिलसिले में आपको आगाही दें, और उसके लिए सबसे जो बेहतर शख्स हैं वो हमारे मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वो आपको इसकी तफसीलात देंगे और जो बाकी साथी भी हैं वो भी आपको इंफॉर्मेशन देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसे आपको मालूम है कि 15 नवंबर को इंशाअल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो शफाफ और इंशाअल्लाह आज़ाद इलेक्शन होने वाले हैं। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, लेकिन साथ साथ जो हुकूमत की एक जिम्मेदारी है, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमने अपोजिशन पार्टीज़ को दावत दी कि आप लोग रिफॉर्म्स के लिए, क्योंकि तरीके इंसाफ का एक मंशूर है कि रिफॉर्म्स और इलेक्शन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इस मुल्क में होने चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारी दावत के ऊपर वो लोग नहीं आए, और दोबारा अब उनको एक ख़त भी लिखा गया स्पीकर साहब की तरफ से और मेरी तरफ से कि अपना इनपुट दें। हम चाहते हैं कि रिफॉर्म्स हों और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए हम आपकी हर किस्म की राय की कदर करेंगे जो हमारे हुकूमत के लेवल के पे है। लेकिन मुझे लगता ही है कि वो आखिर में शोर मचाने के लिए कि धांधली हुई है, वो इस चीज़ पे हमारे साथ नहीं बैठ रहे।
तो इसलिए आपको क्लियर करना ज़रूरी है। दूसरी जो बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनमें जो गिलगित बल्तिस्तान का जो एक बहुत पुरानी डिमांड है उन लोगों की, और उनकी जो 2017 में असम्बली के अंदर करारदाद भी मुतफिका तौर पर तमाम पार्टीज ने मंजूर की है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए, अमूमी सूबे की हैसियत दी जाए। उसके ऊपर मैं यहाँ पे वादे करना चाहता हूँ कि 2018 में ऑन रिकॉर्ड है कैबिनेट के एजेंडे में समरी भेजी गई मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से कि इसको प्रोविजनल स्टेटस प्रोविंस का दिया जाए, लेकिन वहाँ पर इस पर डिस्कशन हुई और ये बातचीत हुई क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे हमारी टेक्निकलिटीज थी। फॉरेन ऑफिस का राय ज़रूरी थी इसमें। फॉरेन ऑफिस के अलावा हमारे जो सिक्योरिटीज़ के इदारे हैं, AJK है, इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, कि इन सब के साथ इसके ऊपर मशावरत की जाए और एक ठोस तरीके से इसके ऊपर फिर एक मजीद समरी लाया जाए। उस पर हमने काम शुरू किया और तमाम स्टेक होल्डर ने बैठ कर मीटिंग्स की और हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बिठा के इस चीज़ को इंश्योर किया कि क्या कश्मीर की कॉज का कोई असर तो नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। जब ये सारी चीज़ें हो गई और ये क्लियर हो गया कि हमारा जो स्टांस कश्मीर पे है उस पर कोई असर नहीं पड़ता और हम इसको बना सकते हैं, सूबे की स्टेटस दे सकते हैं, तो तकरीबन कोई 5-6 महीने पहले जब ये अमल अपने आखिरी मराइल की तरफ आना शुरू हुआ तो उस वक्त कुछ लोगों ने इस पर बड़े गलत बयान दिए, जिनमें मौलाना फजल रहमान साहब कि जी कश्मीर का सौदा कर रहे हैं। ये वो मौलाना फजल रहमान हैं कि जिन्होंने खुद करोड़ों रुपए की लस्सियाँ पी और अब तो आपके सामने ये भी आ रहा है कि कश्मीर कमेटी के ऊपर जो नैब के दस्तावेजात आए हैं कि कितना पैसा अरबों रुपए उन्होंने लूटा है इस कश्मीरियों के नाम के ऊपर। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जिन्हें अपनी कमेटी बनाई हुई, इनकी कमेटी जो है सरताज अजीज की सरबराही में बनाई गई थी और उसी ने ही ये मुख्तलिफ इस तरह के हमें एडवाइस दी थी उस कमेटी के जो पॉइंट्स है उनके अंदर, उसमें ये चीज़ शामिल थी। इन्होंने क्यों नहीं की? इन्होंने इसलिए नहीं की कि इंडिया के आपके सामने बयान तो आ चुके हैं फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन के कि जी हमें मना किया जाता था कि आप इंडिया के खिलाफ बात ना करें। तो बेसिकली इंडिया को नाराज करने के लिए इन्होंने आईनी हकूक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को नहीं दिए। साथ में बिलावल जरदारी ने भी एक बयान दे दिया कि जी कश्मीर का सौदा हो रहा है। और मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपकी जब हुकूमत थी तो आपने ये क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इंडिया को खफा नहीं करना चाहते थे। और इमरान खान जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर एक वाज़ेह ठोस तरीके से एक उनकी एम्बेसडर बन के, वकील बन के इंशाल्लाह जंग लड़ रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर का मसला हल होगा। इंशाल्लाह हम गिलगित बल्तिस्तान को ये इंशाल्लाह उनको ये प्रोविजनल स्टेटस देंगे और उसके लिए चूँकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसमें उनको हमने सेनेट में और कौमी असम्बली में और फोरम्स की उनको नुमाइंदगी देनी है, उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत है। लेकिन ये इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं, डिटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वादे करना चाहता हूँ कि वो इन चेहरों को पहचानें। इसके साथ साथ इस वक्त जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में 2 साल की हुकूमत में हमने क्या किया और हमने क्या करने लगे हैं और क्या कर रहे हैं, उस पर मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। इमरान खान साहब का एक विजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि जो इलाके पीछे रह गए हैं उनको तरजीह दी जाए। उसमें हमारा साउथ पंजाब है, उसमें हमारा बलोचिस्तान है, हमारा साउथ KP है और गिलगित बल्तिस्तान भी है। तो उन बुनियादों पर काम करते हुए हेल्थ के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की 100% आबादी को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है कि 10 लाख का हर फैमिली हर साल इलाज कर सके। AJK में हम कर चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान का इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह ये हो रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान का एक कार्डियक हॉस्पिटल था जो अब तक नहीं बना था। मैं मानता हूँ इस बात को कि उसका मंजूरी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में हुई, लेकिन मंजूरी कुछ नहीं होती है, आपने पैसा देना होता है उसको मुकम्मल करने के लिए। हमने 2 साल में खतीर रकम दे के इंशाल्लाह उसको हम इस साल इंशाल्लाह कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा बल्तिस्तान के एरिया में कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, तो उधर स्कर्दू में हमारा 250 बेड हॉस्पिटल पे काम शुरू हो चुका है। 3 अरब का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म हमने रखा है, पैसा एलोकेट हुआ है उसके लिए। उसमें हम इंशाल्लाह तमाम जो बड़े अस्पताल हैं उनको MRI CT स्कैन, छोटे अस्पतालों को हम इंशाल्लाह ये तमाम मशीनरीज वहाँ पे अवेलेबल करेंगे और जो हमारे BHUs हैं उनके अंदर इंशाल्लाह हम अल्ट्रासाउंड जो हमारी डिजिटल एक्सरेज हैं उनकी सहूलत मुहैया की जाएगी। एजुकेशन इमरान खान साहब की एक बहुत उनकी ख्वाहिश है कि कोई भी जो हमारी कौम है तरक्की नहीं कर सकती बगैर एजुकेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के हवाले से वहाँ पे हमने इन डेप्थ सर्वे कराया हुआ है और इंशाल्लाह इन 3 अरब रुपए में गिलगित बल्तिस्तान का कोई बच्चा भी इंशाल्लाह बगैर फर्नीचर की ज़मीन पे बैठ के तालीम हासिल नहीं करेगा। जितनी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हम उन सब के ऊपर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। साथ साथ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान में हम बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द।
टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, वहाँ पे तो कोई काम नहीं हुआ था। टूरिज्म के हवाले से हम टूरिज्म पुलिस हमने वहाँ पर ऑलरेडी 1 साल पहले हमने वहाँ पे शुरू कर दी है, जो अपना काम कर रही है। साथ साथ हम उनको तकरीबन इंशाल्लाह 2 अरब से ज़्यादा के सॉफ्ट लोन दे रहे हैं ताकि लोग वहाँ पे अपने घरों के साथ एनेक्स बना के टूरिस्ट के लिए रोजगार भी करें और टूरिस्ट को भी फैसिलिटी मिले। इसके अलावा टूरिज्म के लिए हम 50 से ज़्यादा जो है हम रेस्ट एरियाज बना रहे हैं, वहाँ पे रेस्ट एरियाज बिल्कुल नहीं है और उनमें रिक्रिएशनल सेट पॉइंट्स भी होंगे, उससे लोगों को रोजगार भी लोकल लोगों को मिलेगा और टूरिस्ट को भी सहूलत मिलेगी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का बहुत बड़ा मसला है। आपको मालूम है जितने पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे नदी नालों पे हुए हैं, तो अब राना फीवर के ऊपर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनके, ताकि सर्दियों में बिजली का मसला वहाँ पे ना रहे। अब तक रीजनल ग्रिड वहाँ पे नहीं था, रीजनल ग्रिड का पैसा हम दे चुके हैं, उस पर काम शुरू हो चुका है। साथ साथ हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें हमारा हैंजल, इसके अलावा हमारा शगरतांग और साथ में KIU और फंदर 80 और 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरी की पूरी कमी पूरी कर देंगे बिजली की वहाँ पे। उन पे 2 पे काम शुरू है इंशाल्लाह और बाकी 2 पे भी जल्द काम शुरू हो जाएगा। दियामर बादशाह डैम जो है वो इंशाल्लाह पे काम शुरू हो चुका है, वो गिलगित बल्तिस्तान और KP और हमारे पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा माशाल्लाह प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बल्तिस्तान एरिया में एक पूरे डिवीजन के लिए पानी का बहुत बड़ा मसला है और वहाँ पे एक शतुम नाले के नाम से एक स्कीम है जो हमने मंजूर कर ली है, उस पर भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो रोड है ये 8 महीने के लिए ये वाला रोड हमारा काराकोरम हाईवे बंद हो जाता है बर्फ़ की वजह से, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम बाबू सर टॉप टनल इंशाल्लाह बनाने लगे हैं। उसके ऊपर पहले कोई सर्वे NHA ने की थी लेकिन वो फीजेबल नहीं थी, तो अब और सर्वे हो रही है कि यहाँ पे कहाँ पे इसको बनाया जाए। इंशाल्लाह वो भी हम बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को और KP को हमने आपस में मिलाने के लिए रोड की मंजूरी इससे पिछले बजट में दे दी थी, उस पर PC1 का बन रहा है जो कि शंदूर से चित्राल तक रोड आएगा और फेज 2 में फिर शंदूर से गिलगित तक रोड आएगा। जितने भी से पहले प्रोजेक्ट शुरू थे रोड के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो बहुत ताखीर का शिकार थे, उनको हमने फुल फंड करके इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया है, मुकम्मल कर रहे हैं इंशाल्लाह तमाम प्रोजेक्ट्स को। मैं आखिर में CPEC के हवाले से आखिरी बात करूँगा कि CPEC जो है वो हमारा हेडक्वार्टर है, हमारा बेस कैंप गिलगित बल्तिस्तान है, लेकिन नून लीग ने बहुत जुल्म किया और गिलगित बल्तिस्तान को इकनॉमिक जोन नहीं दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने आते ही उनको इकनॉमिक जोन भी दिया, उसकी हमने ज़मीन का इंशाल्लाह सेक्शन 4 भी लगा लिया है और साथ साथ इंशाल्लाह हम एक इंडस्ट्रियल स्टेट भी हम बना रहे हैं गिलगित में। मकबून दास के मकाम पे इनका इकनॉमिक जोन बनेगा ताकि वहाँ पे रोजगार भी मिले और वहाँ पे नौजवानों को अपने घर के अंदर रोजगार हो, माशी तौर पे तरक्की करे गिलगित बल्तिस्तान। मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ MWM का कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के वसी तर मफाद के लिए, अमन के लिए, माशी तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में कोalition की है और हम ये इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठा मिलकर लड़ रहे हैं और आगे हुकूमत भी इंशाल्लाह हम मिलकर बनाएंगे और मिलकर इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पे एक और पार्टी है इस्लामी तहरीक पाकिस्तान ITP, उनके साथ भी हमारी बात जो शुरू है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो भी तहरीक इंसाफ का ही चुनाव करेंगे हुकूमत बनाने के लिए और आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं गुजारिश करूँगा MWM के नासिर शाही साहब से जो इनके नायब सरबराह हैं इस वक्त कि अपनी बातचीत करें हमारे साथ। नासिर शाह साहब उनके पॉलिटिकल अफेयर के हेड बराह रास्त आपको दिखा रहे थे, हुकूमती नुमाइंदे न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने करारदाद के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का मुतालबा किया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ मामले पर मुशावरत की गई। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने से मुतालिक आलमी माहिरीन से कानूनी राय भी ली गई। कश्मीर पर सौदेबाजी करने का बयान देने वाले मौलाना फजलुर रहमान अपने दौर में कुछ न कर सके। लाड़काना में न्यू बस टर्मिनल पर ड्यूटी के फराइज सरंजाम देने वाले ASI असगर ने चेकिंग के दौरान पुलिस को मतलूब रुपोश 2 मुल्जिमान को शराब के साथ गिरफ्तार किया, जबकि सियासी शख्स उन्हें भगा कर ले गया। ASI असगर का कहना था मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद एक सियासी शख्स फौरन वहां पहुंचा। वलीद थाना के SHO के सामने मुझ पर लातों, मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया और मेरी वर्दी भी फाड़ दी गई, लेकिन हमारी ही महकमे के पुलिस एहलकार और अफसरान खामोश रहे, सियासी वासर के खिलाफ कुछ भी न कर सके, जबकि वो सियासी शख्स दोनों मुल्जिमान को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। दूसरी जानिब SSP लाड़काना मसूद खान वंगिश ने ASI से की जाने वाली मारपीट, बदतमीजी और नोटिस लेते हुए ASP सिटी रिजवान तारिक को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली।
सिंध के 2 टाउन कमेटी के मुलाजमीन को बार बार यकीन दहानियों के बावजूद 2 माह से तनख्वाहें न मिली, जिसकी वजह से मुलाजमीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तनख्वाहों के हवाले से मुतालिका हुकाम का कहना है। जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम आराई से। जी सलीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर की ऑफ़िस में। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद हैं और टाउन कमेटी की जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से इनसे पूछेंगे कि टाउन कमेटी की तनख्वाहें जो हैं, वो मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहें अभी तक क्यों नहीं हुई। एक्चुअली ये है कि जैसे नोटिफाई हुए थे एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर्स, तो मैंने चार्ज ले ली है, अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ है। तो जैसे ही मैंने चार्ज ली थी तो एम्प्लॉइज़ की लिस्टों के हवाले से मैंने TMOs जो हैं हमारे 4 टाउन हैं तो उनको लिख लिया है, और TMOs ने अभी मुझे सिर्फ 1 टाउन से लिस्ट रिसीव हुई है, बाकी 3 टाउन से रहती हैं, और उनका ये कहना है कि कल तक या परसों तक हमें लिस्टें मिल जाएंगी। तो जैसे ही वेरीफाइड लिस्टें मुझे मिलती हैं ऑल एम्प्लॉइज़ की फ्रॉम TMOs, तो वो सैलरी प्रोसेस हो जाएगी उनकी। तो इनका ये कहना है कि सैलरी जो है वो हमें TMOs जो है उनको मैंने लिस्टों के लिए कहा है, लिस्टें जैसे ही मेरे पास मुकम्मल वेरीफाइड लिस्टें पहुंचेंगी तो मुलाजमीन की सैलरी जो कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया सलीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहें JNN न्यूज़। खबर क्या है? क्या खबर? हकाइक को तोड़ मरोड़